हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 17वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आज के इस वीडियो में हम शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन, उसके विजय अभियानों, शेर शाह सूरी के बाद के शासकों के बारे में और उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन को देखेंगे। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ था, जबकि डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हरियाणा के नारनौल में हुआ था। शेर शाह सूरी सूरवंश से संबंधित था। सूरवंश का शासन लगभग 15 वर्षों तक चला था। सूरवंश का शासन 1540 से 1555 ईस्वी तक चला था। शेर शाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूरवंश से। शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। फरीद खां ने एक शेर को तलवार की एक बार से ही मार दिया था। उनकी इस वीरता से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। फरीद खां को किसने शेर खां की उपाधि दी थी? बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। इसके बाद शेर शाह सूरी विजय अभियान करता है। सबसे पहले शेर शाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल अभियान किया था। 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बिहार के शासक बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां उनकी विधवा दूदू बेगम से शादी कर लेता है। इसके अलावा 1530 ईस्वी में ही चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु के बाद शेर खां उनकी विधवा लाल मल्लिका से भी शादी कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे शेर शाह सूरी अपना साम्राज्य विस्तार करता है। शेर शाह सूरी का 1532 ईस्वी में देवरिया युद्ध होता है। 1532 ईस्वी में देवरिया के युद्ध में शेर शाह सूरी ने अफगान शासक महमूद लोदी का साथ दिया था। देवरिया युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी महमूद लोदी का साथ देता है। इसके बाद हुमायूं ने शेर शाह सूरी की घेराबंदी की। हुमायूं ने शेर शाह सूरी के किले चुनार के किले की घेराबंदी पहली बार 1532 ईस्वी में की थी। यह किला शेर शाह सूरी के अधीन था। बाद में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच संधि होती है। इस संधि के तहत शेर शाह अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेना में भेज देता है। इसके बाद 1534 ईस्वी में सूरतगंज व 1539 ईस्वी में शेर खां चौसा युद्ध लड़ता है। 1534 ईस्वी में सूरतगंज युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। और चौसा कहाँ स्थित है? बिहार के बक्सर जिले में। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह या अल आदिल सुल्तान की उपाधि धारण की थी और अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए थे। इसके बाद शेर खां 1529 में कन्नौज या बुलग्राम का युद्ध लड़ता है। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर शाह सूरी विजय होता है। और बुलग्राम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बुलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने भारत में सूरवंश की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। इसके बाद शेर शाह 1542-43 में मालवा व रायसेन का अभियान करता है।
शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मालवा पर अधिकार कर लिया था। शेर शाह सूरी ने रायसेन का किला 1543 ईस्वी में जीता था और वहां की शासक पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी थी। शेर शाह सूरी ने रायसेन का किला कब जीता था? 1543 ईस्वी में। उस समय वहां की शासक थे पूरनमल। पूरनमल की धोखे से हत्या कर देता है शेर शाह सूरी। शेर शाह द्वारा रायसेन के किले पर रात में आक्रमण को उस पर काले धब्बे की संख्या दी जाती है। काले धब्बे की संख्या किसे दी जाती है? शेर शाह द्वारा रायसेन के किले पर रात में आक्रमण को। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर वहां का गवर्नर शेर खां ने आदिल खां को नियुक्त किया था। इसके बाद शेर खां सूरी 1544 में मारवाड़ अभियान करता है। शेर शाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के शासक राजा मालदेव थे। इस युद्ध में राजपूत सूबेदार गप्पा और कुप्पा ने अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे और उस समय मारवाड़ की राजधानी क्या थी? जोधपुर। हालांकि इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है। मारवाड़ विजय की बात शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया है। इसके बाद शेर शाह सूरी 1544-45 में कालिंजर अभियान करता है। शेर शाह सूरी ने जब 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कीरत सिंह था। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर का था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान के समय उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही प्रारंभ करवाना शुरू करवा दिया था। शेर शाह के मकबरे में हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम संयोजन देखने को मिला था। इतिहासकार कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा था। इतिहासकार कनिंघम ने शेर शाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा था। शेर शाह सूरी के बाद सूरवंश का अगला शासक इस्लाम शाह या जलाल खां बना था। अब हम शेर शाह के बाद जो भी शासक हुए उनको देखेंगे। शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह शासक हुआ था, जिसका शासनकाल 1545 से 1553 ईस्वी के मध्य में था। शेर खां सूरी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन अफगान शासकों ने जलाल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से अगला शासक बना था। इस्लाम शाह ने उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए 5 किलों का निर्माण भी करवाया था, जिसे मानकोट के किला के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। इसके बाद फिरोज शाह शासक बनता है। इस्लाम शाह के बाद उसका 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र अगला शासक बनता है। इसका राज्याभिषेक ग्वालियर में हुआ था। इसकी हत्या 3 दिन बाद मोहम्मद शाह द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है, जिसका अन्य नाम मुबारक खां भी था। यह फिरोज शाह की हत्या कर शासक बना था। यह एक मूर्ख व अयोग्य शासक था। इसने हेमू नामक बनी को अपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया था। हेमू उसका सेनापति था। सूरी वंश का शासक मोहम्मद आदिल शाह सूरी अदाली मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध था। मोहम्मद शाह के बाद सिकंदर शाह शासक बनता है, जिसका अन्य नाम अहमद खां था। इसने आगरा में इब्राहिम शाह को हराकर सिकंदर शाह शासक बनता है। इसका युद्ध हुमायूं के साथ 1555 ईस्वी में होता है, जिससे आगरा पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं विजय होता है और हुमायूं का आगरा पर कब्जा हो जाता है। इसके बाद हेमू शासक बनता है। आदिल शाह ने जब चुनार को राजधानी बनाया तो उसने मुगलों को भारत से निकालने के लिए हेमू नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था।
यह आदिल शाह का सेनापति था। इसने अपना साम्राज्य हेमू नामक एक बनी को दे दिया था। अब 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर हेमू उसके राज्य पर अधिकार करने के लिए निकल जाता है। हुमायूं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू को अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है। हेमू को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। यह 14वें नंबर का विक्रमादित्य था। हेमू को रास्ते में मुगल शासक अकबर और बैरम खां से युद्ध करना पड़ा था। हेमू को रास्ते में किससे युद्ध करना पड़ा था? अकबर और बैरम खां से। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर विजय होता है। इस प्रकार यहाँ से अकबर का शासन शुरू होता है। इस प्रकार अकबर का शासन शुरू होता है। अब हम शेरशाह कालीन शासन व्यवस्था को देखेंगे। शेरशाह के साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई प्रांत या सूबा थी। शेरशाह के साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? प्रांत या सूबा। शेरशाह कालीन शासन व्यवस्था घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे बड़ा प्रांत या सूबा हुआ करता था, जिसे राज्य कहा जाता था। उसके नीचे सरकार या जिला होता था। उसके नीचे परगना या तहसील हुआ करती थी और सबसे छोटी इकाई उस समय ग्राम थी। सरकार का प्रधान सिकदार ई सिकदारन होता था। सरकार का सैनिक अधिकारी सिकदार ई सिकदारन होता था, जबकि न्याय अधिकारी मुंसिफ ए मुंसिफान होता था। शेरशाहकालीन परगना का प्रधान सिकदार होता था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। शेरशाहकालीन परगना में 4 मुख्य अधिकारी थे। यह अधिकारी कौन कौन से हैं? यह हैं सिकदार, मुंसिफ, कोतदार और कारतून। सिकदार सैनिक विभाग का प्रमुख अधिकारी था। मुंसिफ न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कोतवार उस समय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, जबकि कारतून हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी था। शेरशाहकालीन प्रशासन में भूमि संबंधी रिकॉर्ड कानून को रखता था। शेरशाहकालीन प्रशासन में भूमि संबंधी रिकॉर्ड कौन रखता था? कानून को। शेरशाहकालीन प्रशासन में कोषाध्यक्ष फौजदार को कहते थे। शेरशाह सूरी ने ही जब्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। जब्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कृषि कल्याण के लिए कबूलियत प्रथा और पट्टी की प्रथा की भी शुरुआत की थी। जो टूडरमल था वो शेरशाह सूरी के दरबार में वित्त मंत्री के पद पर था। आगे चलकर टूडरमल अकबर की 9 रत्नों में शामिल होता है। शेरशाह सूरी के दरबार में वित्त मंत्री के पद पर कौन था? टूडरमल। शेरशाह सूरी प्रशासन में लगान की दर 1/3 थी। इसका एक अपवाद भी है। शेरशाह सूरी प्रशासन में मुल्तान में 1/4 भाग लगान लिया जाता था, लेकिन सामान्य लगान कितना था? 1/3। शेरशाह सूरी ने उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था। यह 3 श्रेणियां हैं उत्तम, मध्य और निम्न। शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी पैमाने का इस्तेमाल किया था। शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए किसका इस्तेमाल किया था? सिकंदरी गज और सन की डंडी पैमाने का। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत या पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के समय में सड़क-ए-आजम या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। यह वर्तमान में अमृतसर और कोलकाता शहरों को जोड़ता है और यह वर्तमान में NH1 हाईवे के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने असरफी नामक सोने का सिक्का, रुपया नामक चांदी का सिक्का और दाम नामक तांबे का सिक्का चलवाया था। जो रुपया उस समय चलता था वो 180 ग्रैन का होता था, जबकि दाम नामक तांबे का सिक्का 360 ग्रैन का होता था। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। इसने दिल्ली में किला एक कोहिना नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन भी किया था। शेरशाह सूरी के समकालीन
मलिक मोहम्मद जाशी ने 1540 ईस्वी में पद्माव्रत ग्रंथ की रचना की थी। पद्माव्रत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जाशी ने, जो कि शेर शाह सूरी की समकालीन थे। शेर शाह सूरी का सरकारी इतिहासकार अब्बास सरवानी था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रुपये का प्रचलन शेर शाह सूरी ने करवाया था। रुपये का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह के संबंध में इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। शेर शाह सूरी की महानता उसकी प्रशासनिक सुधार में निहित है। भारत में दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। भारत में दूसरी अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। इस काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद-ए-मुबालिक होता था। शेर शाह काल में चांदी के रुपये और चांदी के दाम में 1/32 का संबंध था, जबकि शेर शाह काल में तांबे व चांदी की विनिमय दर 1/64 थी। शासक शेर शाह ने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखवाया था। उस समय 23 टकसालें उपस्थित थी। शेर शाह सूरी के समय में कितनी टकसालें उपस्थित थी? 23 टकसालें। जबकि शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 46 प्रांतों में विभाजित किया था। सीधी रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा शेर शाह सूरी ने प्रारंभ की थी। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी शासक कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी शासक किसे कहा जाता है? शेर शाह सूरी को। जबीराना नामक कर और महासलाना नामक नया कर किसने लगाया था? शेर शाह सूरी ने। जबीराना और महासलाना नामक नया कर शेर शाह सूरी ने लगाया था। यह सभी पॉइंट आपको शेर शाहकालीन शासन व्यवस्था के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया